हेलो। हाँ बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था हार्डनेस ऑफ वाटर। किया था बच्चों, है ना? हार्डनेस ऑफ वाटर स्टार्ट कर लिया था हम लोगों ने, और हार्डनेस को मैंने एक्सप्लेन किया था बच्चों। हार्ड वाटर किसको बोलते हैं? ऐसा वाटर जिसमें आपकी साबुन है वो झाग ना दे, उसी को बोलते हैं। हम सिंपल सी लैंग्वेज में अगर बोलें, अगर किसी वाटर सैंपल में हमारी साबुन दे तो वो हार्ड वाटर हुआ। ठीक है। अच्छा, हार्डनेस होती किस कारण है? आपने देखा होगा बच्चों, हार्डनेस होती है बच्चों ड्यू टू फ्री कैल्शियम प्लस टू एंड मैग्नीशियम प्लस टू आइंस, है ना? आपके फ्री Mg+2 या कैल्शियम प्लस टू आइंस होते हैं, उनके कारण होता है। अब देखो बच्चों, साबुन जो होती है हमारी, जो सोप होती है, वो देखो बच्चों, ये सोडियम या पोटेशियम सोल्ट्स होते हैं, है ना? आपकी लंबी कार्बन चेन होगी, बहुत लंबी, जैसे 3 कार्बन आपको दिख रहे होंगे। तो इस बच्चों, ये इतनी लंबी कार्बन चेन है। ठीक। अब देखो बच्चों, ये वाला आयन जब तक वाटर के अंदर फ्री स्टेट में रहता है ना, तब तक तो क्या होगा, साबुन झाग देगी, हमारी साबुन झाग देती। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए उस वाटर सैंपल के अंदर कैल्शियम+2 या Mg+2 आयन है ना? अगर कैल्शियम+2 Mg+2 आयन है, तो ये क्या करते हैं बच्चों, बताओ? कैल्शियम+2 मैग्नीशियम प्लस, ये कैटाइन है बच्चों, और वो एनाइन है। उस रिएक्ट करके क्या कर देंगे, इसको प्रेसिपिटेट कर दिया, और ये क्या हो गया बच्चों, अब फ्री फॉर्म में बचा ही नहीं। अब जब ये फ्री फॉर्म में बचा नहीं, तो मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि अब आपकी साबुन झाग नहीं देगी। ये बात समझ में आ गई? साबुन अब आपकी झाग नहीं देगी। क्लियर है बच्चों? अब देखो बेटा सुनो, होता क्या है, हार्डनेस दो टाइप की हो सकती है। देखो बच्चों, टेम्परेरी एंड परमानेंट। टेम्परेरी मैंने ऐसे बोला था कि ऐसी हार्डनेस जिसको अपन सिंपल वाटर को बॉईल करके हटा दें, है ना? ये एक्सप्लेन किया था मैंने कल। और ये किस कारण होती है बच्चों? ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम+2 एंड मैग्नीशियम+2। फिर परमानेंट समझाई थी मैंने आपको, इसको अपन सिंपल बॉईल नहीं हटा सकते, है ना? इसके लिए हमें अलग मेथड्स काम लेने पड़ते हैं। तो ये होती है बच्चों क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम+2 एंड मैग्नीशियम+2। फिर मैंने ये रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस में पहले बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर बताया। फिर मैंने बताया बच्चों बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा, ये मैं बता चुका हूं। आप आज बच्चों अपन आगे चलते हैं। अब अपन बात करेंगे बच्चों बाय यूजिंग स्लैग्ड लाइम, है ना? बच्चों देखो बच्चों, लाइम है ना, दो तरह का होता है। देखो बच्चों क्या होता है, एक होता है, ठीक है ना, एक होता है क्विक लाइम, है ना? इसको बोलते हैं बच्चों के, इसको बोलते हैं क्विक लाइम। ठीक है, इसको तो बोला क्विक लाइम। ठीक है, इसको अपन वैसे ये भी बोल सकते हैं कि ये ऐसा चुनना है जो बुझा हुआ नहीं है ना? और एक होता है बच्चों फ्लैग्ड लाइम, वो होता है बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना? इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब सुनिए, क्विक लाइम, अब माल कुछ नहीं बोला कि वो क्विक लाइम है या सेलेक्ट लाइम है, और सिंपल लाइम बोले ना, तो बोलो बच्चों आपको इसको कंसीडर करना है। ठीक है ना? अगर सिंपल लाइम बोले तो कैल्शियम ऑक्साइड को कंसीडर करना है। ठीक है ना? अरे बच्चों समझ में आ गया? क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड है, मतलब ये बिना बुझा हुआ चुनना है ना? और सेलेक्ट लाइम क्या है? जिसमें आपने पानी डाल के उसको बुझा दिया। समझ में आ गया? मैं इनकी लैंग्वेज में अगर बोलूं, बिना बुझा हुआ चुना और बुझा हुआ चुना। ठीक है बच्चों? अब अभी हमें यूज क्या लेना है? अभी हमें यूज क्या लेना है? स्लैग्ड लाइम लेना है बच्चों, है ना? तो स्लैग्ड लाइम मतलब ये लेना है बच्चों, देखो ये यूज लेना है। ठीक है ना? अब देखो बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए बच्चों, जब आयोनाइज हुआ तो इस कंडीशन में ये मिला, कैल्शियम+2 एंड हाइड्रोक्साइड आयन मिला। और यहां पे देखो बच्चों क्या हो गया, यहां हमें मिला 2 मोल्स ऑफ ये मिला। बोलो बच्चों, इतना सबको समझ में आया? बोलो समझ में आया बच्चों?
अरे मैंने आयोनाइज किया। अब देखो एक बात सुनो बच्चों, ये जो बाइकार्बोनेट है, ये बाइकार्बोनेट आयन है। बाइकार्बोनेट आयन में बच्चों ये H है, ये H क्या करेगी बच्चों, इस दो OH के साथ कंबाइंड हो गई। तो जब इस OH माइनस के साथ कंबाइंड होगी तो क्या मिल गए बच्चों, बताओ क्या मिल गया हमें, क्या मिल गए, OH और H मिलके दो वाटर के मॉलिक्यूल बन गए बच्चों, मिल गए। अब मुझे बताओ, जब आपकी बाइकार्बोनेट से H प्लस हट चुका है, तो अब वो किस में कन्वर्ट हो गया बताओ। बाइकार्बोनेट से अगर H प्लस हट गया तो वो कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया। अरे बोलो बच्चों, कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया। कितने कार्बोनेट बन गए, कितने कार्बोनेट बन गए बच्चों, दो बन गए। और कैल्शियम कितने दिख रहे हैं आपको, दो दिख रहे हैं। तो क्या बोलो बच्चों, आपको मैं कह सकता हूं कि 2 मोल कैल्शियम कार्बोनेट और बन गए। ये समझ में आ गया। अच्छा ये पता होगा कि सोल्यूबल होता नहीं है, ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है, तो ये हार्डनेस किसी भी तरह से क्रिएट नहीं करेगा। समझ में आ गया बच्चों। ऐसे था, ये हमारे पास ये बाइकार्बोनेट आयन है, हमने इसको OH से ट्रीट, तो यहां से इसने क्या किया, इस H को हटाया, बन गया बच्चों ये H2O। और देखो बेटा ये मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया बच्चों, मिल गया क्या। अरे बात समझ में आई, ठीक है ना बच्चों, क्लियर हुआ ये रिएक्शन, ये रिएक्शन सबको समझ में आया, बोलो ये समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, अब चलो आगे चलते हैं अपन। तो बच्चों देखो सुनो, मैंने आपको टेम्परेरी हार्डनेस हटाने के 3 मेथड बताए बच्चों, ठीक है ना, सिंपल बॉइलिंग करके, वॉशिंग सोडा ऐड करके, और स्लैग्ड लाइम ऐड करके। ये बच्चों जैसे क्वेश्चन है ना, ये आपका IIT JEE 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है ना, क्लार्क प्रोसेस 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों, अब हमें बात करनी है बच्चों परमानेंट हार्डनेस के लिए। बच्चों ये परमानेंट हार्डनेस किस कारण होती थी, याद है क्या, ये परमानेंट हार्डनेस किस कारण होती थी, याद करो। ये होती थी बच्चों आपकी क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ Ca+2 एंड Mg+2, है ना, Ca+2 एंड Mg+2। अब देखो बच्चों सुनो, हमने क्या किया, देखो मैंने यूज लिया बच्चों वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा होता है बच्चों Na2CO3, ठीक है। तो मान लीजिए कैल्शियम क्लोराइड है, ये कैल्शियम क्लोराइड ऐसे जाएगा बच्चों, जाएगा, ठीक है। फिर देखो ये 2Na और ये कार्बोनेट हो गया बच्चों। अब देखो इस रिएक्शन में क्या होगा, अपोजिट आयन को एक दूसरे से कनेक्ट कर दो, तो ये मिल गया NaCl और ये मिल गया CaCO3, मिल गया। ये बच्चों CaCO3 क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट बना लेगा। तो जब फ्री कैल्शियम +2 बचेगा ही नहीं, तो फिर दिक्कत नहीं आएगी ना। समझ में आया बच्चों, अरे समझ में आया। अब आओ बच्चों देखो, जैसे मैग्नीशियम सल्फेट है, तो बच्चों मुझे बताओ, जो मैग्नीशियम सल्फेट है क्या वो ऐसे जाएगा, Mg+2 SO4-2 और 2Na+ एंड कार्बोनेट आयन, हो गया बच्चों। अब देखो क्या होगा, पास वाला पास वाले के साथ और दूर वाला दूर वाले के साथ चला गया बच्चों। क्या मिल गया बताओ, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये भी सॉल्युबल नहीं होता, ठीक है। और हमें मिल गया Na2SO4। ये समझ में आ गया बच्चों, बोलो क्लियर है क्या। अच्छा अब देखो बेटा, नेक्स्ट अपन यूज लेते हैं बच्चों NaOH या Na3P, सोडियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम क्लोराइड, इनको यूज लेते हुए हटाना है। तो बच्चों एक बात बताओ, मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम+2 है बच्चों, ठीक है। तो उधर से NaOH में से माइनस कौन है बताओ, NaOH में माइनस वाला कौन है बच्चों, OH है ना। तो ये क्या करेगा देखो बच्चों, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये सॉल्युबल नहीं होता, हमारा काम बन गया। ये देखो बच्चों 2NaCl हो गया बच्चों। अब बताओ, यहाँ कैल्शियम है ये, ठीक है, और ये आपका फॉस्फेट है, तो क्या मिल जाएगा देखो बच्चों,
CA3PO4 की होल ट्वाइस, और ये मिल गया बच्चों हमें Na2SO4 मिल गया क्या? कैल्शियम फॉस्फेट एंड सोडियम सल्फेट, समझ में आ गया? अच्छा, कैल्शियम फॉस्फेट जानते हो क्या बच्चों? कैल्शियम फॉस्फेट आपको पता है क्या? अपने जो हड्डियों की जो राख होती है, बोनेस, हड्डियों की राख वाटर में डिसॉल्व होती है क्या बच्चों? हड्डियों की राख वाटर में डिसॉल्व होती है क्या? नहीं होती ना, सोल्यूबल नहीं होता। बच्चों समझ में आ गया? अरे बोलो बच्चों, समझ में आ गया? अब देखो बेटा सुनो, नेक्स्ट सुनिए। नेक्स्ट है बच्चों, बाय यूजिंग कैल्गोन। ये कैल्गोन क्या है ना, इसका फॉर्मूला आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखो बच्चों, कैल्गोन क्या होता है बच्चों? एक आप लोगों ने एक एसिड पढ़ा था क्या? मेटाफॉस्फोरिक एसिड, याद है क्या? मेटाफॉस्फोरिक एसिड पढ़ा था क्या? पढ़ा था बच्चों? याद करो। देखो ये जो एसिड है ना, इसको अपन बोलते हैं बच्चों मेटाफॉस्फोरिक एसिड, बोलते हैं बच्चों इसको। अब देखो बच्चों, मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैंने क्या किया, यहां पर ये लिख रखा है, बोलो P6O18 को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? P6O18 को ऐसा लिख सकता हूं? PO3 की होल 6 लिख सकता हूं। अब मुझे बताओ, ये ऐसे कितने मेटाफॉस्फेट हो गए? ऐसे कितने मेटाफॉस्फेट हो गए बच्चों? बताओ, ऐसे कितने मेटाफॉस्फेट हो गए? 6 हो गए ना? बोलो बच्चों। तो इसको अपन क्या नाम देते हैं? इसको अपन नाम देते हैं बच्चों सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। क्या समझ में आया? इसको हमने क्या बोला? सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट। हेक्सा क्यों बोला, समझ में आया? हेक्सा क्यों बोला, समझ में आया क्या? बोलो बच्चों, आ गया? अब देखो बेटा सुनो, हम क्या करते हैं, हार्ड वाटर से इसको ट्रीट करते हैं, हार्ड वाटर को इससे ट्रीट करते हैं। तो देखो बच्चों, एग्जैक्टली जो इसका फॉर्मूला होता है वो इस तरह का फॉर्मूला है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है ये। अब देखो बच्चों, मुझे बताओ, 2 कैल्शियम पे चार्ज कितना हुआ? 2 कैल्शियम पे +4 हुआ। बोलो बच्चों, 2 कैल्शियम पे +4 हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, 2 कैल्शियम क्या 4 सोडियम के बराबर है क्या? बोलो बच्चों, 2 कैल्शियम +2 आयन क्या 4 सोडियम के बराबर है? तो देखो बच्चों, अगर मैं इन 4 सोडियम को हटा दूं, अगर मैं इन 4 सोडियम को हटा दूं, तो बच्चों मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, Na2 मान लीजिए ये यहां पर आ गया, Ca2PO3 6 हो गया। अब मुझे बताओ बच्चों, हमने इस कैल्शियम जो पहले फ्रीली घूम रहा था, क्या मैंने इसको ट्रैप कर लिया क्या? बोलो बच्चों, जो कैल्शियम फ्रीली घूम रहा था, क्या मैंने इसको ट्रैप कर लिया? कर लिया। और जो ये सोडियम निकले, वो सल्फेट के साथ कंबाइंड होकर बना देंगे Na2SO4। हो गया बच्चों? ये आपको समझ में आ गया? आ गया बच्चों? बोलो, ये बात समझ में आई? अरे बच्चों समझ में आई क्या? देखो बेटा, मैंने आपसे क्या बोला, ये क्या है, Na6। बेटा भाविका सचदेव, ये कैल्गोन हार्डनेस को हटाने में काम आया ना, है ना? फलोदिया जी, बाहर वाला अगर हटा देंगे तो कैल्शियम +2 तो फ्री रहा ना। बाहर वाला अगर हटाओगे तो ये तो आयनिक कंपाउंड है कि नहीं है? ये तो आयनाइज हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बच्चों आप पढ़ोगे 12th के अंदर कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो पार्ट होता है, जो बड़े से ब्रिकेट के अंदर जो लिखा होता है, वो आयोनाइज नहीं होता है। ठीक है ना? बात सुनाई? आप लोगों ने मेटाफॉस्फोरिक एसिड पढ़ा बच्चों? मेटाफॉस्फोरिक एसिड पढ़ा है बच्चों, HPO3। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसमें से क्या करूं, एक सोडियम हटा दूं, ठीक है, ये हट गया, है ना? बोलो बच्चों, ये हट गया। अब हटने के बाद देखो बच्चों क्या हुआ, सुनो, मैंने इसको हटा दिया, हटा दिया। हटाने के बाद देखो बच्चों, ये क्या बन गया? ये बन गया बच्चों सोडियम हेक्सा, सॉरी, सोडियम मेटाफॉस्फेट बन गया। बन गया बच्चों? ठीक है। अब देखो बेटा, ऐसे मैंने टोटल 6 ले लिए,
NaPO3 को मैंने ऐसे 6 ले लिए, Na6PO3 की 6, ठीक है ना। इसको मैं बोल रहा हूं बच्चों सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। अब बात को ध्यान से सुनो, जिन जिन के क्वेश्चन थे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो मैंने क्या बच्चों, ये एग्जैक्टली आपको इस तरह से मिलता है ना, Na2Na4PO36। अब देखो बच्चों होता है क्या है कि ये जो इस बड़े से ब्रिकेट से जो बाहर पार्ट है ना, इसको तो बोलते हैं बच्चों आयोनाइजेशन स्फीयर। इसको तो क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन स्फीयर। और जो अंदर होता है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो मेटल है ना बच्चों, वो आयोनाइज नहीं होता, और जो बाहर वाला होता है वो आयोनाइज। समझ में आ रही बात, जो बाहर वाला पार्ट होता है वो आयोनाइज होता है। अब मुझे बताओ, अगर मैं इस बाहर वाले Na की जगह मान लो कैल्शियम+2 आता है, तो बोलो बच्चों वो तो वापस आयोनाइज हो जाएगा ना। अरे बोलो बच्चों, वो तो इस तरह से वापस आयोनाइज हो जाएगा। और अगर वो वापस इस तरह से अगर वो आयोनाइज हुआ, तो मान लो उस सोडियम की जगह कैल्शियम+2 होता तो वो हार्डनेस क्रिएट करता कि नहीं करता। अरे वो वापिस अगर इस बार वाले Na+ की जगह अगर मान लो मैं कैल्शियम फिट कर दूं, तो वो तो फ्री पड़ा है ना, फ्री पड़ा है बच्चों। अच्छा अब एक चीज सुनो, देखो आप 12th में पढ़ोगे कि मेटल आयन जितना छोटा होता है ना, उसकी टेंडेंसी हमेशा क्या होती है, हमेशा ज्यादा से ज्यादा एनाइन से सराउंड होने की होती है। मेटल आयन जितना छोटा होगा। मुझे बताओ Na+ और कैल्शियम+2 में छोटा कौन होगा, बताओ। Na+ और कैल्शियम+2 में छोटा कौन होगा, सेकंड ए वाले छोटे होते हैं बच्चों, सेकंड ए वाले केटाइन छोटे होते हैं ना। अरे बोलो बच्चों, सेकंड ए वाले केटाइन छोटे होते हैं, क्योंकि सेकंड ए वालों पे चार्ज +2 आया कि नहीं आया। तो जितना छोटा केटाइन होगा वो क्या करता है बच्चों, वो एनाइन से सराउंड होगा। ये बच्चों ये वैसे नेक्स्ट ईयर आपके बहुत डिटेल में आएगा, एक चैप्टर आएगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ठीक है ना। तो कैल्शियम क्या हो गया बच्चों, इस 6 देखो ऐसे समझो भाई, जैसे ये हमारे पास ये कैल्शियम+2 है, ठीक है ना। अब मुझे बताओ बच्चों, सराउंड करना किसको इजी होता है, छोटे को घेरना इजी होता है या बड़े को घेरना इजी होता है, ये बताओ मेरे को बताओ। छोटे को घेरना इजी होता है। तो देखो बच्चों, Na+ और Na+ और कैल्शियम+2 में कैल्शियम+2 छोटा है, ठीक है ना, कैल्शियम+2 छोटा है। तो हुआ क्या बच्चों, अंदर कितने सोडियम दिख रहे हैं आपको, अंदर कितने सोडियम दिख रहे हैं, 4 दिख रहे हैं। 4 सोडियम पे चार्ज कितना हुआ, 4 सोडियम पे +4 हुआ। तो क्या 4 सोडियम 2 कैल्शियम+2 के बराबर हो गए क्या 4 सोडियम 2 कैल्शियम+2 के बराबर हो गए। तो मैंने क्या किया बच्चों, वहां से 4 सोडियम को हटाया और उनकी जगह किसको फिट कर दिया, उनकी जगह मैंने देखो किसको फिट कर दिया, अरे कैल्शियम को फिट कर दिया क्या। अच्छा बच्चों, ये अंदर वाले सोडियम क्यों हटा, समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, जितना छोटा केटाइन होगा उसको सराउंड करना इजी होता है, नहीं होता। क्योंकि बच्चों जितनी ज्यादा छोटा केटाइन होगा चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, तो वो एनाइन को अच्छे से अट्रैक्ट करेगा कि नहीं करेगा। अरे बच्चों समझ में आया क्या, बोलो, बात समझ में आ गई। ये जो सल्फेट है वो चला जाएगा इसके साथ, ठीक है, ये तो चला जाएगा इसके साथ, और वो कैल्शियम चला गया अंदर। बच्चों समझ में आ गया, अरे बोलो बच्चों समझ में आ गया क्या। वैसे देखो बच्चों, डिटेल में आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, ये जो चीजें मैं अभी बता रहा हूँ डिटेल में नेक्स्ट ईयर पूरा चैप्टर आएगा आपके, ठीक है। चलिए बच्चों, अब बात करते हैं बच्चों जियोलाइट। ये जियोलाइट क्या होते हैं, ये जियोलाइट बच्चों मैं पी ब्लॉक में पढ़ाऊंगा आपको, एक अपना टॉपिक आएगा सिलिकेट्स, है ना। तो जियोलाइट को अपन परम्यूटिट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परम्यूटिट। होता है क्या बच्चों जियोलाइट, देखो जियोलाइट होता है बच्चों सोडियम एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट। बच्चों ये सिलिकेट वाला टॉपिक मैं पी ब्लॉक में पढ़ाऊंगा आपको, है ना। तो उस टाइम ये बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो जियोलाइट होता है बच्चों सोडियम एल्यूमिनियम ऑर्थोसिलिकेट। अब देखो बेटा, इस पूरे ग्रुप को जिसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं, इस पूरे ग्रुप को बच्चों अपन बोलते हैं जियोलाइट ग्रुप। क्या बोलते हैं, को बोलते हैं जियोलाइट ग्रुप, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं, जियोलाइट ग्रुप। इसको मैंने इंडिकेट किया जेड से। अब मुझे बताओ, बाहर कितने सोडियम रखे, बताओ बच्चों, बाहर कितने सोडियम रखे, 2 रखे ना, रखे। तो 2 सोडियम पे चार्ज क्या हुआ, 2 सोडियम पे चार्ज +2 हुआ। तो इसको मैनेज करने के लिए जेड पे कितना चार्ज होना चाहिए, इसको मैनेज करने के लिए जेड पे -2 होना चाहिए। ये मिल गया बच्चों, ठीक है ना।
तो ये देखो बच्चों, ये मैंने इस तरह से लिखा है, ये हो गया Na2Z। अरे बोलो बच्चों, ये हो गया Na2Z। ये बात समझ में आ गया? बोलो। अब एक चीज देखो बच्चों, होता क्या है कि जैसे देखो बच्चों, ये कैल्शियम +2, ये Z-2, तो होगा क्या कि CaZ और हमें मिल गया Na2SO4, है ना। अब ये कैल्शियम जो होगा ना, वो जियोलाइट की स्ट्रक्चर में बच्चों ट्रैप हो जाएगा। अब ये ट्रैप कैसे होगा, ये मैं जियोलाइट की स्ट्रक्चर P ब्लॉक में पढ़ाऊंगा, अभी अपन ने पढ़ा नहीं है। एक बार के लिए आप इसको याद रखो, ठीक रहेगा। ठीक है, इस तरह से देखो बच्चों, ये चला गया, ये चला गया, इसके साथ क्या मिल गया, मैग्नीशियम जियोलाइट, और ये मिल गया बच्चों NaCl। ठीक है, तो यहाँ जियोलाइट एक्चुअली बच्चों क्या होता है, एक है ना अजीब सा जाल जैसी स्ट्रक्चर होती है, वेब जैसा, ऐसा है ना, इस तरह का उसमें ऐसे वेब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जाल जैसा होता है। ठीक है ना, इसमें क्या होता है बच्चों, ये आयन ट्रैप हो जाते हैं, ये बीच बीच में जो आयन है ना, ये ट्रैप हो जाएंगे, तो फ्री रहेंगे नहीं, है ना। बच्चों समझ में आ गया? अरे बच्चों समझ में आ गया? अब देखो बच्चों सुनो, अगली बात करते हैं अपन। देखिए, बाय यूजिंग एसिडिक एंड बेसिक रेजिन, ये क्या होता है बच्चों, ये समझते हैं अपन। देखो बच्चों, एक एसिडिक रेजिन, तो एसिडिक रेजिन का मतलब समझ में आ गया कि होगा क्या बच्चों, उसमें लॉन्ग चेन के कार्बोक्सिलिक एसिड या सल्फोनिक एसिड होंगे, क्या होंगे, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड या सल्फोनिक एसिड। जैसे देखो बच्चों सुनो, मान लीजिए मैंने ये लिया C15H31COH, ये लिया, ठीक है, या मैंने ये ले लिया, देखो बच्चों C15H31SO3H, ठीक है। अब देखो बेटा, अब जैसे ही हमने इनको वाटर में डाला, बोलो बच्चों, अगर ये एसिड है तो क्या देंगे, अगर ये एसिड है तो क्या देंगे, बोलो बच्चों, H+ निकल जाएगा ना इनमें से, निकल जाएगा। H+ निकलने के बाद क्या ये बचा पीछे, बोलो बच्चों, बच गया क्या, ये बच गया, बोलो H। अब मुझे बताओ, ये जो एनाइन बना, ये जो एनाइन बना, वो किसके साथ कंबाइंड हो सकता है, मुझे सोच के बताना। देखो, कैल्शियम+2, Mg+2, Cl- और सल्फेट। एनाइन किसके साथ कंबाइंड होता है बच्चों, अरे ये जो एनाइन बने हैं ये किसके साथ होंगे, केटाइन के साथ ना, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ जाएगा। देखो बच्चों, ये कैल्शियम+2। अब मुझे बताओ, कैल्शियम पे चार्ज +2 है ना, तो +2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए मुझे इसके 2 आयन चाहिए ना, बोलो बच्चों, 2 आयन चाहिए कि नहीं चाहिए, बोलो। जैसे देखो बच्चों, क्या हो गया, C15H31CO की होल ट्वाइस कैल्शियम। इस तरह से देखो बच्चों, C15H31SO3, ये हो गया, ये हो गया मैग्नीशियम। आ गया समझ में? बोलो बच्चों। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर आपने हार्ड वाटर को एसिडिक रेजिन में से पास किया, तो जो बाहर जो वाटर आएगा उसका नेचर कैसा होगा, बोलो बच्चों। हार्ड वाटर को आपने एसिडिक रेजिन में से पास किया, तो जो बाहर वाटर आएगा उसका नेचर एसिडिक होगा, एसिडिक ही होगा ना बच्चों। आप ऐसे सोचो, देखो, हम जिस माहौल से निकल के आते हैं, हम उसी तरह की बात करते हैं कि नहीं करते, बोलो बच्चों। हम जिस माहौल से निकल के आते हैं, जैसे सपोज आप मूवी देख के आए हो, ठीक है, तो आपका अभी जो माहौल है वो मूवी वाला है, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कि आप कहीं पे खाना खा के आए हो, तो बात वैसी करोगे, बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? आप मान लीजिए कहीं बाहर शॉपिंग करके आए हो, तो वैसी बात करोगे। तो जिस माहौल से अपन निकल के आते हैं वही होगा ना। तो बच्चों, अगर मैं बोलूं कि एसिडिक रेजिन जो है, एसिडिक रेजिन में से अगर अपन हार्ड वाटर को पास करेंगे, तो जो बाहर वाटर आएगा वो एसिडिक होगा कि नहीं होगा, होगा बच्चों। ये समझ में आ गया? अच्छा मुझे बताओ बच्चों, एसिडिक रेजिन ने किसको हटाया, एसिडिक रेजिन ने किसको हटाया, केटाइन को या एनाइन को, बोलो बच्चों। एसिडिक रेजिन किसको एब्जॉर्ब कर रहा है, केटाइन को, है ना। तो मैं कह सकता हूं इनको बच्चों,
ये क्या करेंगे बोलो, ये केटाइंस आर एब्जॉर्ब्ड, हो गया बच्चों, बाई एसिडिक रेजिन। बोलो बच्चों, केटाइन हो गए। अरे बच्चों समझ में आया क्या? अब देखो बच्चों, हमें बात करनी है बेसिक रेजिन की, ठीक है। हमें, अरे तो विश्वजीत ये कैल्शियम ये क्या हो गया, ये प्रेसिपिटेट बन रहे हैं ना बार बार, हार्डनेस कैसे रिमूव होगी? 50 बार बता दिया कि ये कैल्शियम जो है वो प्रेसिपिटेट बन जाएगा हर एक के अंदर, ये फ्री नहीं रहेगा। नहीं सुनता नहीं है ढंग से तू। हाँ भाई आप देखो सुनो, नेक्स्ट सुनो, बात करते हैं बेसिक रेजिन की। तो बेसिक रेजिन क्या होता है बच्चों? लॉन्ग चेन एमीन्स होते हैं, है ना। एक बात हो बच्चों, अगर मैं अमोनिया को वाटर में डिसोल्व करूं, क्या मिलेगा बच्चों बताओ? अमोनिया को वाटर में डिसोल्व करूं तो क्या मिल जाएगा? अरे बोलो बच्चों, NH4OH मिलता है। ये NH4H एसायनाइज होता है क्या बच्चों? NH4OH एसायनाइज होता है। अब देखो मैंने क्या किया, इसमें से एक H हटा के, मान लीजिए मैंने ये कार्बन की चेन लगा दी, C15H31NH2, इसको मैंने वाटर में डाला, तो वाटर में डालने के बाद ये मिल गया मुझे NH3+, और इसमें से OH हट गया क्या? अरे बोलो बच्चों, इसमें से OH हट गया क्या? हट गया। अब देखो बेटा क्या होगा, इसमें से क्या होगा बच्चों, सपोज अगर क्लोराइड आइन है बच्चों, ये पॉजिटिव वाला बना तो ये नेगेटिव हटाएगा ना। अरे बोलो बच्चों, ये पॉजिटिव वाला बना तो नेगेटिव हटाएगा, हटाएगा। तो क्या बन जाएगा देखो, C15H31NH3+Cl- बन गया। अच्छा बच्चों बताओ, सल्फेट के साथ कंबाइंड करेगा? ये सल्फेट के साथ कंबाइंड करेगा कि नहीं करेगा? करेगा बच्चों। तो देखो क्या बन जाएगा, C15H31NH3+, ये हो गया कि नहीं हो गया? हो गया बच्चों। C15H31 सल्फेट पे -2 है ना, तो -2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए +2 चाहिएगा, और ये प्रेसिपिटेट बन जाएंगे आपके। हो गया बच्चों। अब देखो बेटा एक बात सुनो, आपको सिर्फ क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि हार्डनेस किस मेथड से अपन हटा सकते हैं। हार्डनेस हटाने के लिए क्या क्या यूज लेते हैं, रिएक्शन याद हो तो ठीक है, बाकी जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है ना। रिएक्शन याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आपको ये ध्यान रखना है कि किस किस मेथड से हटा सकते हैं, ये क्वेश्चन आता है बच्चों। अब मुझे बताओ बच्चों, बेसिक रेजिन ने किसको हटाया? बेसिक रेजिन ने किसको हटाया? एनाइन को एब्जॉर्ब किया ना। बोलो बच्चों, एनाइन को एब्जॉर्ब किया, तो मैं कह सकता हूं कि बेसिक रेजिन विल एब्जॉर्ब एनाइन फ्रॉम हार्डवुड, ठीक है। हो गया बच्चों। अब मुझे बताओ, बेसिक रेजिन में से जो वाटर निकल के बाहर आएगा उसका नेचर कैसा होगा? बेसिक रेजिन में से जो वाटर निकल के बाहर आएगा उसका नेचर कैसा होगा? बेसिक ही होगा ना। ये बच्चों समझ में आ गया? अब देखो बच्चों सुनो, अब अपने को पढ़ना है बच्चों, हार्डनेस का डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं, हार्डनेस निकालते कैसे, ये समझना है पहले। बच्चों एक चीज बताओ, क्या आपने पीपीएम पढ़ा है कभी? पीपीएम पढ़ाया था क्या मैंने आपको? अरे बोलो बच्चों, पीपीएम पढ़ाया था? पीपीएम जानते हो क्या? अरे हाँ ना तो बोलो। पीपीएम पढ़ाया था, पार्ट पर मिलियन। देखो मैंने आपको कभी ये पढ़ाया होगा, देखो, है ना। पीपीएम का मतलब होता है बच्चों पार्ट पर मिलियन। देखिए पीपीएम, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये मतलब क्या होता है, इसको मैं समझाता हूं थोड़ा सा, आपको ढंग से सुनना। देखो बच्चों, जैसे सपोज
1 नंबर का पेपर हुआ, सपोज 1 मार्क्स का पेपर है और आपके मान लीजिए 0.8 मार्क्स आए, है ना। तो ये 0.8 तो बोलो बच्चों क्या हो गया, ये तो फ्रैक्शन हो गया बच्चों। अगर 1 में से 0.8 तो फ्रैक्शन हो गया। अब बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ परसेंटेज क्या होगी, परसेंटेज बताओ बच्चों, बताओ 1 में से अगर 0.8 आया तो 100 में से कितना आएगा, बोलो बच्चों। 80% आएगा क्या, आएगा बच्चों, आएगा। और अगर मैं बोलूं कि 10 की पावर 6 में से कितना आया, तो क्या करोगे बोलो बच्चों, 0.8 इंटू 10 की पावर 6। ये बात समझ में आएगी क्या। अरे पीपीएम का मतलब क्या हो गया कि आपको अमाउंट कितने में निकालनी है, आपको अमाउंट कितने में निकालनी है, 10 की पावर 6 के अंदर। परसेंटेज का मतलब कितने में निकालते हो, बताओ। परसेंटेज का मतलब कितने पार्ट में निकालते हो, 100 पार्ट में। फ्रैक्शन का मतलब कितने पार्ट में निकालते हो, फ्रैक्शन का मतलब 1 पार्ट में निकालते हो। और पीपीएम का मतलब, पीपीएम का मतलब बोलो 10 की पावर 6 में निकालते हो। समझ में आ गया क्या, अरे मीनिंग समझ में आ गया पीपीएम का, बोलो। अब देखो बच्चों सुनो, मतलब क्या हुआ, देखिए इसको अपन ऐसा बोलेंगे कि मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम इन 10 की पावर 6 ग्राम और 10 की पावर 6 ml वाटर। बोल सकता हूँ क्या बच्चों में, बोलो। अच्छा मैंने, बोलो बच्चों, वाटर के लिए ग्राम और ml एक बराबर लिखा है, ऐसा क्यों, बोलो बच्चों। मैंने वाटर के लिए ग्राम और ml बराबर लिखा है, ऐसा क्यों बच्चों, बताओ। अरे आपको पता है क्या बच्चों, वाटर की डेंसिटी 1 होती है, वाटर की डेंसिटी 1 होती है ना बच्चों, समझ में आ गया। तो देखो बच्चों, क्या मैं पीपीएम को ऐसा लिख सकता हूं, देखो बच्चों पीपीएम को क्या, कि वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है बच्चों। वेट की बजाय आप मास लिख लो, चलो ना, मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में। फिर देखो बच्चों, मास ऑफ वाटर वो भी ग्राम में, इंटू 10 की पावर 6 कर दिया, कर दिया क्या बच्चों। अरे अगर मान लो मुझे परसेंटेज निकालना होता तो 10 की पावर 6 की जगह किससे मल्टीप्लाई करता, 100 से करता, करता है क्या बच्चों। अच्छा अब बताओ, क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि मास ऑफ सॉल्यूट वो ग्राम है बच्चों, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ वाटर वो मैंने ml में ले लिया, इंटू 10 की पावर 6। ऐसा भी कर सकता हूं क्या, बोलो बच्चों, ऐसा कर सकता हूं क्या। अब एक चीज बताओ, देखो बच्चों, मैंने बोला कि मास ऑफ वाटर, ठीक है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, बोलो बच्चों। और वॉल्यूम ऑफ वाटर जो ml है उसको मैंने डिवाइडेड बाई 10 के पावर 3 कर दिया, कर दिया। अब मुझे बताओ बच्चों, आप मास ऑफ सॉरी सॉल्यूट जो लेके चल रहे हो वो किस में लेके चल रहे हो बच्चों, मास ऑफ सॉल्यूट किस में चल रहा है, अरे ग्राम में चल रहा है। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर ग्राम को मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, ग्राम को अगर मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोहम बंसल, सोहम बंसल, सुन रहे हो, सोहम बंसल, आज फिर लेट हैं आप। बच्चों ग्राम को अगर अपन 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है, अरे यार आप में से कई बच्चे थे पास कैसे हुए 10th में, मुझे तो ना बड़ा ताज्जुब हो रहा है। ग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा,
बेशरम, हद होती है यार। मिलीग्राम में कन्वर्ट होगा। क्यों डॉक्टर बन रहे हो तुम, मारोगे लोगों को और कुछ नहीं है। अरे ग्राम को 1000 से डिवाइड करते हैं तब किलोग्राम बनता है। 10th में बड़े बच्चों के 98%, 97% पता है उनको, अभी तक यही नहीं है कि ग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलीग्राम में कन्वर्ट होगा या किलोग्राम होगा। और घर वाले पता नहीं क्या आशा लगा रखे तुम लोगों से। देखो बच्चों, एक बात बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं कि मेरे पास 5 ग्राम है तो 5 ग्राम में मिलीग्राम कितने होंगे? 5 ग्राम में मिलीग्राम कितने होंगे? अरे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो क्या मैंने इस 5 ग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया? अरे कई बच्चों ने अभी किलोग्राम बोला है, नहीं हुआ ना। अरे बच्चों समझ में आया क्या? मिलीग्राम बनता है, मिलीग्राम। अच्छा, अगर मैं ml को लीटर से, ml को 1000 से डिवाइड कर दूं, ml को 1000 से डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा? लीटर बन जाएगा क्या? बन जाएगा। तो क्या ppm को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या? मिलीग्राम पर लीटर। बोलो बच्चों, क्या ppm को मैं ऐसा लिख सकता हूं? मिलीग्राम पर लीटर। अरे ppm बोलो चाहे मिलीग्राम पर लीटर बोलो, ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूं, समझा चुका हूं। हाँ जी बंसल साहब, आप इतने लेट कैसे आते हैं? तो हम बंसल, बंसल साहब सुन रहे हैं आप? इतना लेट क्यों आते हो आप? हाँ भैया, अब देखो सुनो, तो हमें किसका पीपीएम निकालना है बच्चों? हमें किसका पीपीएम निकालना है हार्डनेस के लिए? अरे पीपीएम किसका निकालना है बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम +2 का, समझ में आ गया? अरे बच्चों समझ में आया क्या? हमें कंपेयर करना है किसके साथ? हमें कंपेयर करना है किसके साथ बच्चों? कैल्शियम का। अब आप एक बात सोचो, देखो ऐसे समझाता हूं बच्चों, $1 में कितनी इंडियन करेंसी होती है? इंडियन रुपीज कितने होंगे? $1 में मान लो 75 है, मान लीजिए, एक बार मैंने ऐसे मान लिया, ठीक है ना। तो मैंने ऐसे बोल दिया कि $1 में 75 रुपीज है। तो बताओ बच्चों, अगर $10 हुए तो कितने हो गए? $10 हो गए तो कितने हो गए? 750 हो गए। कंपैरिजन समझ में आया? कंपैरिजन समझ में आया बच्चों? बोलो। अच्छा, जैसे मान लो मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए बायोलॉजी के पास 5 क्वेश्चन करने में मान लीजिए आपको 2 मिनट लगे, ठीक है। बायोलॉजी के 5 क्वेश्चन करने में 2 मिनट लगे, और फिजिक्स में मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन करने में 2 मिनट लगे, तो मैं बराबर कह सकता हूं टाइम के रिगार्डिंग? क्या मैं उनको टाइम के रिगार्डिंग बराबर बोल सकता हूं बच्चों? बोल सकता हूं ना? बोल सकता हूं। तो बच्चों अगर मैं दो सब्सटेंस के बराबर मोल ले लूं, दो सब्सटेंस के बराबर मोल ले लूं, तो दोनों का अगर 1 1 मोल लिया, तो क्या मैं उनको मास के अकॉर्डिंग इक्वेट कर सकता हूं? अरे बोलो बच्चों, जैसे मैं बोलता हूं कि भैया 1 मोल वाटर है और 1 मोल अमोनिया है, 1 मोल वाटर एंड 1 मोल अमोनिया, तो 1 मोल वाटर का मास कितना हुआ? बताओ। 1 मोल वाटर का मास कितना होता है? 18 ग्राम होता है। और 1 मोल अमोनिया का कितना होता है? 1 मोल अमोनिया का 17। तो क्या मैं बराबर बोल सकता हूं? क्योंकि जब दोनों के 1 मोल है, तो मैं कह सकता हूं कि भैया वाटर का 18 ग्राम लो और अमोनिया का चाहे 17 ग्राम लो, दोनों के 1 मोल आ गए। आगे क्या बच्चों, ये बात समझ में आई? बच्चों ये बात समझ में आई क्या? अब देखो बच्चों, आपको पता है कि हार्डनेस इन के कारण होती थी। देखो बच्चों, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट, मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड, और इनके बाइकार्बोनेट्स होते थे कि नहीं होते थे? होते थे बच्चों। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। अब हमने क्या किया बच्चों, सबके 1 मोल ले लिए। कितने कितने मोल ले लिए बच्चों? सबके 1 मोल ले लिए, ठीक है। और 1 मोल के अकॉर्डिंग मैंने इनको बराबर कर दिया। आ गया बच्चों? बोलो।
अरे 1 मोल के अकॉर्डिंग मैं बराबर कर सकता हूं। अब बच्चों 1 मोल का जो मास होता है वो मोलर मास होता है। 1 मोल का जो मास होता है वो मोलर मास होता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट का हो गया 120। ये मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो आप। तो मैग्नीशियम सल्फेट हो गया 120। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि भैया 120 ग्राम मैग्नीशियम सल्फेट 95 ग्राम मैग्नीशियम क्लोराइड के बराबर है? क्या ये बात सही है? अरे बोलो बच्चों, सही है। इसी तरह से देखो, कैल्शियम सल्फेट का 136 ग्राम, कैल्शियम क्लोराइड का 111 ग्राम, कैल्शियम कार्बोनेट का 162 ग्राम, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का 146। हमें इन सबको किससे कंपेयर करना है बच्चों, बताओ? हमें इन सबको किससे कंपेयर करना है? कैल्शियम कार्बोनेट से कंपेयर करना है क्या? अरे बोलो बच्चों, करना है क्या? किससे कंपेयर करना है? कैल्शियम कार्बोनेट से कंपेयर करना है। एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास मैग्नीशियम सल्फेट का 120 ग्राम है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होगा बताओ? 100 हुआ। अब मान लो मैं कहता हूं बच्चों, मैग्नीशियम सल्फेट मेरे पास 240 ग्राम है। मैग्नीशियम सल्फेट 240 ग्राम है, तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना है बच्चों बताओ? 200 ग्राम हो गया। क्या ये बात सबको समझ में आई? क्या ये बात सबको समझ में आई? अच्छा बताओ, अगर मैं कहता हूं कि मैग्नीशियम सल्फेट 60 ग्राम है, मैग्नीशियम सल्फेट अगर 60 ग्राम है, तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा? 50 होगा। ये बात समझ में आ गई? इतना सबको समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों, आ गया? अरे बच्चों समझ में आ गया? अब देखो बच्चों सुनो, मान लीजिए आपको किसी ने ये बोला कि भैया हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल 50 ppm है। कितनी दे रखी है? 50 ppm दे रखी है। इसका मतलब समझा सकते हैं? इसका मतलब ये बात देखो बच्चों, इसका बड़ा सिंपल सा मीनिंग है कि इट मींस, है ना, 10 की पावर 6 ml water contains 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। क्या ये बात सुनाई? बोलो बच्चों, 10 की पावर 6 ml वाटर कंटेन्स 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। अरे बच्चों, पीपीएम का मतलब ये होता है ना, जैसे मैं बोलता 50%, तो इसका मीनिंग क्या लगाते हैं आप बताओ? 50% का मीनिंग क्या लगाते? अरे 50% का मीनिंग क्या लगाते कि 100 में 50 होता? अरे होता क्या? 100 में 50 होता। तो 50 पीपीएम का मतलब क्या लगाओगे? 50 पीपीएम का मतलब क्या लगाओगे? पावर 6 में 50 ग्राम है। क्या ये बात समझ में आ गई? अरे बोलो बच्चों, समझ में आ गई क्या? बोलो। विश्वजीत सिंह जी समझ में आई क्या? अरे विश्वजीत सिंह जी समझ में आई? मान लो अगर आपसे कोई बोले कि बताओ 80 पीपीएम हार्डनेस है, तो 80 पीपीएम का मतलब बताओ? 80 पीपीएम हार्डनेस का मतलब बताओ? इसका मतलब ये हुआ ना कि 10 की पावर 6 के अंदर 80 हो गया। समझ में आ गया बच्चों? पक्का? अब मुझे बताओ बच्चों, अगर कैल्शियम कार्बोनेट 50 ग्राम है, तो बच्चों बताओ उसके रेस्पेक्ट में मैग्नीशियम सल्फेट कितना होगा? बताओ, उसके रेस्पेक्ट में मैग्नीशियम सल्फेट कितना होगा? आधा हो गया ना? अरे बच्चों 60 हो गया। समझ में आ गया? आ गया बच्चों? अच्छा, उसके रेस्पेक्ट में बताओ कैल्शियम सल्फेट कितना होगा? उसके रेस्पेक्ट में कैल्शियम सल्फेट बताओ कितना होगा? हो गया बच्चों 68। क्या ये समझ में आ गया सबको? क्या ये बात सबको समझ में आ गई? ओके। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं आपसे सिंपल से एक क्वेश्चन पूछता हूं कि भैया मेरे पास देखिए 444 ppm ऑफ कैल्शियम क्लोराइड प्लस 272 ppm ऑफ कैल्शियम सल्फेट, ठीक है? तो इसकी टोटल हार्डनेस बतानी है आपको, ठीक है? कैसे बताएंगे? अब देखो बच्चों सुनो, सबसे पहले बताओ बच्चों, जब कैल्शियम क्लोराइड 111 है, कैल्शियम क्लोराइड जब 111 है, तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना है बताओ?
100 है ना। अब कैल्शियम क्लोराइड आपने कितना लिया, कैल्शियम क्लोराइड आपने कितना लिया बच्चों, 4 लिया, मतलब इसका 4 टाइम लिया। अरे बोलो बच्चों 4 टाइम लिया। तो बताओ अब कैल्शियम कार्बोनेट कितना हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट 400 हो गया क्या। अरे बोलो बच्चों समझ में आया कैसे, भी जब आप उसका 111 लेते तो वो 100 होता बच्चों, तो 4 लोगे, ये हो गया। ये समझ में आ गया क्या बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे लिखूंगा क्या। अरे बच्चों समझ में आया, अगर वो 111 है तो वो 100 है, तो एक है तो इतना। अब बच्चों बताओ कैल्शियम सल्फेट कितना है, कैल्शियम सल्फेट बच्चों 272 है। मुझे बताओ अगर वो 136 होता तो वो कितना होता, वो 100 होता, तो ये 272 है बच्चों। अब समझ में आ गया। तो बताओ टोटल हार्डनेस कितनी आई, टोटल हार्डनेस कितनी आई बच्चों, 600 आ गई क्या, आ गई क्या बच्चों। हार्डनेस हमेशा किसके टर्म्स में लिखनी है, बताओ बच्चों, हार्डनेस हमेशा किसके टर्म्स में, किसके पीपीएम, पीपीएम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या समझ में आया, क्या बच्चों समझ में आया। अच्छा चलो बताओ, अगर आपको लिखा हुआ मिला कि भैया 60 पीपीएम मैग्नीशियम सल्फेट है, 60 पीपीएम मैग्नीशियम सल्फेट, तो हार्डनेस ऑफ वाटर बताओ बच्चों, बताओ मैग्नीशियम सल्फेट का 60 पीपीएम है, हमें किसके पीपीएम बताने, हमें पीपीएम किसके बताने हैं बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट के। तो बताओ कि जब वो 120 होता तो वो 100 होता, तो ये 60 है, तो बोलो बच्चों 50 पीपीएम आ गई क्या, अब समझ में आया कुछ। अच्छा बताओ ये 120 है तो 100 हो गया, अगर ये 120 है तो ये 100 हो गया क्या, देखो ये 120 है तो ये 100 होता है ना बच्चों, हो गया। अरे बोलो बच्चों कंपैरिजन समझ में आ गया है क्या, आ गया। अब बच्चों ये छोटा सा क्वेश्चन बताओ, अच्छा पीपीएम किसके बराबर होता है, बोलो बच्चों पीपीएम किसके बराबर होता है, पीपीएम किसके बराबर बताया था अभी मैंने थोड़ी देर पहले, मिलीग्राम पर लीटर। ये देखो ये पॉइंट बड़ा काम का है, ये पॉइंट बहुत काम का है, ठीक है ना, ये पॉइंट काम का है। चलो बच्चों बताओ, इसमें करके बताओ, आपको 136 मिलीग्राम कैल्शियम सल्फेट 1 लीटर में दे रखा है, तो 1 लीटर के अंदर जो मिलीग्राम देता है क्या वो पीपीएम होता है क्या, बोलो बच्चों 1 लीटर में जो मिलीग्राम देता है क्या वो पीपीएम होता है क्या। तो बोलो बच्चों मैं कह सकता हूं कि कैल्शियम सल्फेट है 136 पीपीएम है बच्चों, और मैग्नीशियम क्लोराइड है 190 पीपीएम। अब बच्चों बताओ हार्डनेस निकालने के लिए हमें इनको कंपेयर किससे करना पड़ेगा, हार्डनेस निकालने के लिए हमें इनको कंपेयर किससे करना पड़ेगा, बोलो बच्चों, अरे किससे बराबरी करेंगे इसकी, किससे बराबरी करनी है, कैल्शियम कार्बोनेट से ना। तो बच्चों बताओ इस टेबल को देख के बताओ कि जब आपका कैल्शियम सल्फेट 136 है बच्चों, तो कैल्शियम कार्बोनेट कितना है बताओ, 100 हो गया, ठीक है, हो गया बच्चों। तो इसके अकॉर्डिंग तो 100 आ गया बोलो बच्चों। अब बताओ बात मैग्नीशियम क्लोराइड की करें, तो मैग्नीशियम क्लोराइड 95 होता है ना, तो वो 100 होता है, दिख रहा है वो 100 हुआ बच्चों, लेकिन ये 190 दे रखा है आपको, है ना, तो बोलो बच्चों 200, बताओ टोटल हार्डनेस कितनी आ गई, आ गई बच्चों, बताओ टोटल हार्डनेस आ गई 100 प्लस 200, 300 पीपीएम। आया बच्चों समझ में, बोलो समझ में आया क्या, आ गया। चलो बच्चों ये वाला क्वेश्चन बताओ, कौन करेगा, व्हाट इज द वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड फॉर 10 लीटर ऑफ वाटर
टू रिमूव 100 ppm हार्डनेस विच इज ड्यू टू कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ठीक है ना? हाँ भैया, कौन समझेगा इस क्वेश्चन को? वैभव कुलरिया समझाएंगे आप? वैभव कुलरिया क्लास में आप? हाँ भाई भास्कर, भास्कर भास्कर सुन रहा है क्या? बच्चों एक बात बताओ, कैसे सोल्व करेंगे? सुनना ढंग से, मुझे एक बात बताओ, ये जो 100 ppm दे रखा है वो हार्डनेस है ना? और हार्डनेस किसकी होती है बच्चों? हार्डनेस किसके टर्म्स में, किसकी कॉन्सेंट्रेशन होती है हार्डनेस? अरे बोलो बच्चों, हार्डनेस किसकी होती है? ये 100 ppm किसके हैं? बोलो बच्चों, 100 ppm किसके हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के, है ना? तो मैं ऐसा कह सकता हूं, देखो बच्चों, 10 की पावर 6 ml water contains 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। क्या ये बात समझ में आई? पहले बोलो बच्चों, ये बात समझ में आई? अब मुझे बताओ, अगर 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट कितने ग्राम हुआ? बताओ। 100 ग्राम अगर कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट कितना हुआ? देखो 162 हुआ। तो मैं कह सकता हूं बच्चों, ये बराबर हो गया 162 ग्राम कैल्शियम बाइकार्बोनेट के। पहले बोलो बच्चों, ये समझ में आ गया क्या? बोलो बच्चों, ये समझ में आ गया? अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, हमें वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? हमें वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 10 लीटर। 10 लीटर दिया हुआ है ना बच्चों? अरे बोलो बच्चों, 10 लीटर दिया ना? तो 10 लीटर में एमएल कितने हो गए? 10 लीटर में एमएल कितने हो गए? 10 की पावर 4 हो गए क्या? अरे बोलो बच्चों, 10 लीटर में, लीटर को एमएल में कन्वर्ट करना तो आता होगा। तो एमएल वाटर कंटेन्स, देखो बच्चों 162, ये हो जाएगा बच्चों, बोलो क्या ये समझ में आया? अरे बोलो बच्चों, ये समझ में आया क्या? आपके पास जो 10 लीटर है, 10 लीटर में एमएल कितने हुए? यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोल जाओ। अरे बच्चों, हम निकालते 10 की पावर 6 एमएल में और हमें वॉल्यूम 10 लीटर दिया हुआ है ना? विश्वजीत सिंह जी समझ में आ गई क्या बात? अरे विश्वजीत सिंह जी समझ में आ गई क्या? हाँ भैया, अब इसको रिमूव करना है हमें। ठीक है, इसको रिमूव करने के लिए हमने यूज क्या लिया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये यूज लिया बच्चों। हमने इसको रिमूव करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज लिया लिया। अब बच्चों बताओ, इनके वैलेंसी फैक्टर बता दो फटाफट मुझे आप। इनके वैलेंसी फैक्टर बताओ बच्चों। इनके वैलेंसी फैक्टर क्या है दोनों कंपाउंड्स के? अरे वैलेंसी फैक्टर समझाया था किसी टाइम आपको मैंने, रिडॉक्स में पढ़ाया था बच्चों वैलेंसी फैक्टर। अरे रिडॉक्स रिएक्शन में वैलेंसी फैक्टर पढ़ाया था ना? किसी भी आयनिक कंपाउंड का वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? टोटल पॉजिटिव या टोटल नेगेटिव? अरे पढ़ाया था क्या? बच्चों रेस्पॉन्ड करो। अरे भाई लोगों, रिडॉक्स में पढ़ाया था। पढ़ते लिखते कोई है ही नहीं यार, एक तो कोरोना, ऊपर से ऑनलाइन, और ऊपर से तुम पढ़ते लिखते और नहीं हो गया बच्चों? अब देखो बच्चों, इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है। अब करेंगे क्या? क्या मैंने आपको ये सिखाया था क्या कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट बराबर कर सकता हूं?
ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कर सकता हूं क्या? ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर सकते हैं क्या? ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर सकते हैं? अरे बराबरी की बात बताई थी आपको, लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट समझाया था। अब मुझे बताओ, आप मुझे बताओ बच्चों, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का मास कितना है उस 10 लीटर में? कैल्शियम बाइकार्बोनेट का मास कितना निकाला अपने 10 लीटर में? अरे बच्चों ऊपर दिख रहा है, 10 लीटर में कितना निकाला हमने? 1.62 निकाला। याद है क्या? फॉर्मूला क्या होता है? वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर। ग्राम इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला बताया बच्चों मैंने आप लोगों को। अरे बोलो बच्चों, ये ग्राम इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला बताया था क्या? वेट इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर, फॉर्मूला बता रखा है आप लोगों को, बताया बच्चों? पढ़ना आप, है ना? और अगर नहीं पता तो वापस वो वीडियो देखो। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट बताओ, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 162 है बच्चों। इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है, ठीक है। और हमें वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 74 इंटू 2। सोल्व करेंगे बच्चों, सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 0.74 ग्राम। आ गया बच्चों? अरे बच्चों समझ में आया? वापिस पढ़ो इस क्वेश्चन को एक बार, देखो आपको हार्डनेस कितनी दे रखी है? बोलो बच्चों, हार्डनेस कितनी दे रखी है? देखो 100 ppm दे रखी है। इसका मतलब समझ आया? 100 ppm ये किसके दे रखे हैं आपको? कैल्शियम कार्बोनेट के। ppm का मतलब कितने ml में? 10 की पावर 6 ml में। इतना समझ आ गया क्या? अरे बोलो बच्चों, ppm का मतलब आपको 10 की पावर 6 ml में दे रखा है, जबकि हमारे पास वाटर सैंपल कितना है? वाटर सैंपल तो 10 लीटर ही है ना, तो 10 लीटर का मतलब 10 की पावर 4 ml हो गया, 10 की पावर 4 ml ही हुआ ना। तो बोलो बच्चों, अगर 10 की पावर 6 में इतना है तो 10 की पावर 4 में निकाल सकता हूं? अरे 10 की पावर 4 में निकाल सकता हूं क्या? निकाल सकता हूं बच्चों, बोलो, निकाल सकता हूं। उसके बाद मैंने क्या किया बच्चों? अब मैंने क्या किया? लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट लगा दिया। ये लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भैया मैंने आपको बहुत डिटेल में रिडॉक्स में पढ़ाया था। लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बच्चों रिडॉक्स में पढ़ाया था क्या? अरे बराबरी की बात की थी ना। चलो बच्चों, ये समझाओ, कौन समझाएगा? ये क्वेश्चन कौन करेगा? बच्चों वाटर का सैंपल कितना दिया हुआ है? वाटर के सैंपल का मास कितना दिया हुआ है? 200 ग्राम दिया हुआ है, दिया हुआ है। तो ये देखो, ये 200 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। और हमें निकालना कितने में होता है? हम कितने में निकालते हैं? 10 की पावर 6 में निकालते हैं, निकालते हैं बच्चों? अरे 10 की पावर 6 में निकालते हैं ना। अब देखो बेटा सुनो, हमें इस बार किसके टर्म्स में निकालनी है? किसके पीपीएम निकालने हैं बच्चों? अरे किसके पीपीएम निकालने हैं? कैल्शियम प्लस 2 के। अरे बच्चों समझ में आ रहा है? क्वेश्चन में किसके टर्म्स में पूछ रहा है? अरे किसके पीपीएम पूछ रहा है? तो एक बार बताओ बच्चों, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? यहां पर देखो, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम प्लस 2 एंड ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, ऐसा कर सकता हूं? ऐसा बराबर कर सकता हूं क्या? अरे बोलो बच्चों, पढ़ाया मैंने रिडॉक्स में, आधे से ज्यादा 11th आपकी खत्म होने आई। अब देखो बच्चों, वेट ऑफ कैल्शियम प्लस 2, कैल्शियम का मास कितना होता है? कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है बच्चों? 40। अच्छा इसका वैलेंसी फैक्टर बताओ।
कैल्शियम का वैलेंसी फैक्टर, किसी भी आयन का वैलेंसी फैक्टर जो उस पर चार्ज होता है, हो गया। अब बताओ बच्चों, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ NaOH, तो याद है क्या बच्चों, ये देखो यहाँ दे रखा है, तो ग्राम फॉर्मूला ये भी होता था, याद करो, m इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू वॉल्यूम इन लीटर। ऐसा पढ़ाया क्या, पढ़ाया था? अरे बच्चों, मोलरिटी इंटू वैलेंसी फैक्टर इंटू V इन लीटर। अब जिन बच्चों ने साल भर मस्ती मारी है ना, उनको बहुत दिक्कत आ रही है। NaOH का वैलेंसी फैक्टर बताओ बच्चों। NaOH का वैलेंसी फैक्टर 1, वॉल्यूम लीटर में बताना है, तो 50 अपॉन ये 1000 हो गया। हो गया बच्चों, क्या इतना समझ में आया? आया बच्चों? अब यहां से देखो बच्चों, सुनो, यहां से मैं अगर वेट ऑफ कैल्शियम +2 निकालू, तो देखो बच्चों क्या हो गया, 5 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 1000, यानी 10 की पावर -1 आ गया क्या? आ गया बच्चों? अरे आ गया। ये जो कैल्शियम का मास आया वो कितने ग्राम वाटर में आया बच्चों, बताओ? 200 में। और हमें निकालना कितने में है? और हमें निकालना कितने में है? अरे हार्डनेस किस में निकालते हैं, बोलो बच्चों, क्या करते हो यार? PPM में निकालना है तो 10 की पावर 6 में निकालेंगे ना। देखो 200 ग्राम वाटर सैंपल में कितना है, 0.1 ग्राम हो गया कैल्शियम +2। तो बोलो बच्चों, 1 में कितना हो जाएगा, 0.1 अपॉन 200 हो गया? हो गया बच्चों? तो 10 की पावर 6 में कितना हो जाएगा, 0.1 अपॉन 200 इंटू 10 की पावर 6। सोल्व कर लेंगे? बोलो बच्चों, सोल्व कर लेंगे? क्या आ रहा है बताओ? 500 आ गया। ये होगी इसकी हार्डनेस 500 ppm। अरे क्वेश्चन समझ में आया क्या? ऐसे तो आपको लगेगा कि पता नहीं क्या पूछ लिया, लेकिन अगर आपने कंसेप्चुअल पढ़ा हो तो बहुत सिंपल है। तेतिया जी समझ में आया? लोदिया जी, मैंने क्या बोला, कोई भी हो, कोई भी रिएक्शन में दो चीजें अगर हैं तो आप उनके ग्राम इक्विवेलेंट बराबर कर दो, क्योंकि वो भी तो आगे किसी से जाके रिएक्ट कर रहा होगा ना। लोदिया जी, ये पढ़ाया मैंने आप लोगों को। देखो, जैसे सपोज ये A से B बना, ठीक है? अब देखो, B मान लो किसी C से रिएक्ट कर रहा है और ये D बना रहा है, तो क्या मैं बोल ग्राम इक्विवेलेंट B ग्राम इक्विवेलेंट C के बराबर है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ग्राम इक्विवेलेंट B ग्राम इक्विवेलेंट C के बराबर है? अच्छा, ग्राम इक्विवेलेंट B क्या ग्राम इक्विवेलेंट A के भी बराबर है क्या? ग्राम इक्विवेलेंट B A के भी बराबर है क्या? है क्या? B का इसके साथ भी रिलेशन है और B का इसके साथ भी रिलेशन है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि A और C के भी फिर बराबर हो गए? अरे बराबर हो गए क्या? देखो, मैं बोल रहा हूं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ A और B के बराबर है, फिर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ B बराबर है C के। तो मुझे बताओ, दोनों में B आ रहा है, तो क्या A और C के भी बराबर होंगे कि नहीं होंगे? A और C के भी बराबर हो जाएंगे क्या? चलो बच्चों, अगला बताओ, ये कौन बताएगा बच्चों? 10 लीटर हार्ड वाटर रिक्वायर्ड 5.6 ग्राम ऑफ लाइम फॉर रिमूवल ऑफ हार्डनेस, कैलकुलेट टेम्परेरी हार्डनेस इन ppm ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। बताओ बच्चों, कौन एक्सप्लेन करेगा? हमें किसकी अमाउंट दे रखी है, लाइम की, और किसकी पूछ रहा है? अरे बोलो बच्चों, दे किसकी रखी है, लाइम की, और पूछ किसकी रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट की, है ना? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, बोलो बच्चों, क्या
ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। क्या ऐसा कर सकते हैं? बोलो बच्चों, ऐसा कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, एक बात बताओ मुझे, बहुत ढंग से सुनना, सुनना एकदम अच्छे से। कैल्शियम ऑक्साइड का मास कितना गिवन है बताओ? 5.6। जो 5.6, इसका मॉलिक्यूलर वेट आता है बच्चों 56, इसका वैलेंस फैक्टर हो गया 2, हो गया 5.6 अपॉन 56, इसका वैलेंस फैक्टर हो गया 2। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट तो हमें निकालना है ना बच्चों, कैल्शियम कार्बोनेट का तो हमें निकालना है, बच्चों, डिवाइडेड बाई 100। इसका वैलेंस फैक्टर भी कितना होता है? इसका वैलेंस फैक्टर भी कितना होता है? ये होता है बच्चों, हो गया। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये हमने इसको कर लिया, तो ये देखो बच्चों आ गया। तो मुझे एक चीज बताओ बच्चों, कि वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मेरे पास कितना आ गया? 10 आ गया क्या? आ गया बच्चों? वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 10 आ गया क्या? ये कितने में आया बच्चों? ये कितने लीटर में आया? ये कितने ml में आया? अरे 10 लीटर में आया ना। और हमें निकालना कितने ml में होता है? हमें निकालना कितने ml में होता है? 10 की पावर 6 में। तो देखो बच्चों, 10 लीटर या 10 की पावर 4 ml में हमारे पास, देखो बच्चों, 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। तो बोलो बच्चों, 10 की पावर 6 ml में 10 अपॉन 10 की पावर 4 और 10 की पावर 6, ऐसा करेंगे तो क्या ये 1000 आ गया? क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दे लोगे तो बड़े आराम से हो जाते हैं। हो गए क्या? अरे हो गया बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, ये बोलो बच्चों, ये कैसे करोगे? पहले 1 लीटर पॉन्ड का आपको दे रखा है, कैल्शियम +2 और मैग्नीशियम +2 आयन दे रखा है, आपको वॉल्यूम बताना है 2Na2CO3 का, बता सकते हैं? देखो बच्चों, क्या बच्चों, मैंने आपसे एक बात बोली थी क्या? जब मैंने लॉ ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ाया था तो मैंने आपसे बोला था क्या कि भैया ये ब्रह्मास्त्र है? क्या मैंने ये लाइन बोली थी कि भैया ये ब्रह्मास्त्र है, जिसने इसको चलाना सीख लिया भैया केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल में वो अड़ेगा नहीं? बोला था ना? ध्यान दिया करो रे। अब देखो बच्चों, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Ca+2 प्लस ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Mg+2, दोनों आइन है ना बच्चों? अरे कैल्शियम +2 भी और Mg+2 भी है, दोनों को हटाना है। तो इनके लिए हमें ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2CO3 पता करना है। ये पता करना बच्चों, करना है। अब देखो बच्चों कैसे करेंगे, वेरी गुड, वेरी गुड अरुणा। अब बताओ बच्चों, कैल्शियम +2 का मास दिया हुआ है 20 मिलीग्राम, तो 20 इंटू 10 की पावर -3 बोल सकता हूं। अच्छा, कैल्शियम का मास बताओ, कैल्शियम का मास बताओ 40 इंटू, यहाँ 2 करूंगा क्या? इंटू 2 क्यों किया? अरे बोलो बच्चों, इंटू 2 क्यों किया? वैलेंसी फैक्टर, इधर आओ, यहाँ आओ बच्चों। इसका कितना है? 12 मिलीग्राम, तो मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया, इंटू 2, हो गया। अब देखो बच्चों, आपको याद है क्या कि ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला एक ये भी होता था, एनवी लीटर? अरे ग्राम इक्विवेलेंट का एक फॉर्मूला ये भी होता था क्या? होता था। तो बोलो बच्चों, एन तो दे रखा 2 और ये आपको वी लीटर में आ गया, आ गया क्या? तो देखो बच्चों, ये तो आपका क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया क्या? हो गया बच्चों। तो अब मुझे बताओ कि 1 लीटर के लिए कितना आ रहा है? ये वी लीटर कितना आ रहा है अभी? बोलो बच्चों, वी लीटर कितना आ रहा है अभी? 10 की पावर -3 आ रहा है क्या? 10 की पावर -3 आ रहा है क्या? बोलो बच्चों। देखो, तो यहाँ वी लीटर आया हमारे पास 10 की पावर -3 आया। अब मुझे बताओ बच्चों, ये तो 1 लीटर के लिए आया ना?
ये तो 1 लीटर के लिए है ना, हमें कितने लीटर के लिए पूछ रहा है? बोलो बच्चों, हमें कितने लीटर के लिए पूछ रहा है? देखो 5000 लीटर के लिए पूछ रहा है। तो बच्चों बताओ, मैं कह सकता हूं फॉर 1 लीटर, तो 1 लीटर के लिए आया 10 की पावर 3 लीटर। तो बोलो बच्चों, फॉर 5000 लीटर क्या हो जाएगा? 5000 इंटू 10 की पावर -3, यानी कितना आ गया बच्चों? 5 लीटर आ गया। क्या ये समझ में आया? बोलो बच्चों, क्या ये समझ में आया? क्या आया? तो बोलो बच्चों, ये एक छोटा सा क्वेश्चन आप कर लेंगे? लोदिया जी, दोनों को प्लस क्यों किया? लोदिया जी, क्या दोनों हार्डनेस क्रिएट नहीं करते क्या? दोनों हार्डनेस क्रिएट नहीं कर रहे क्या? तो दोनों को हटा किससे रहे हो? दोनों को किससे हटा रहे हो आप? लोदिया जी, समझ में आ रही है क्या बात? दोनों को अलग अलग कैलकुलेट करके फिर जोड़ लो भाई। कैल्शियम +2 को हटाने के लिए भी Na2CO3 चाहिए, और Mg+2 को हटाने के लिए भी Na2CO3 चाहिए। दोनों का अलग अलग कैलकुलेट करके जोड़ सकते हैं। मैंने दोनों को पहले ही एक साथ जोड़ लिया। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या फ्लोदिया जी? चलो बच्चों, ये न्यूमेरिकल्स एक बार आप वापस देखना। एक न्यूमेरिकल मैं आपके लिए छोड़ता हूं, ठीक है ना? इस संडे ध्यान रखना, हाइड्रोजन आएगा, और आयनिक इक्विलिब्रियम में बच्चों आपका जो चैप्टर आपका चल रहा था बफर, और उसके बाद का बफर और टाइट्रेशन आएगी, ठीक है?